जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए और एक वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पाठ का जो है तीसरा पाठ है, जिसका नाम जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस पाठ में जो है ये दूसरा पार्ट दिया गया है। तो इस दूसरे पार्ट का चलिए वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि मनुष्य के युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। यानी मनुष्य के युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 23, बी में दिया है 46, सी में दिया है 22 और डी में दिया है 22 जोड़ी यानी 44। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह होती है 46। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्र जो होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कोशिका में, बी में दिया है उत्तक में, सी में दिया है केंद्रक में और डी में दिया है इनमें से सभी। तो जो गुणसूत्र होते हैं वह केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। यानी पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वह किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए में दिया है पत्तियों के द्वारा, बी में दिया है तने के द्वारा, सी में दिया है फूलों के द्वारा और डी में दिया है बीज के द्वारा। तो पत्तियों में जो लैंगिक जनन होता है वह फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। यानी फूल में कौन नर प्रजनन अंग यानी पुरुषों का भाग होता है। ऑप्शन ए में दिया है पुंकेसर, बी में दिया है अंडक, सी में दिया है वर्तिकाग्र और डी में दिया है वर्तिका। तो पुंकेसर है वह एक नर का भाग है। बाकी यहाँ पर दिया है अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये तीनों को तीनों अंडाशय यानी स्त्री केसर का भाग है, स्त्री जनन अंग का भाग है। इसलिए इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है ए में दिया है निषेचन, बी में दिया है यहाँ पर बी में दिया है अंकुरण, सी में दिया है परागण और डी में दिया है किण्वन। तो जब नर युग्म और मादा युग्म का संलयन होता है तो इसे हम निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। यानी कौन सा वो पौधा है जिसमें एक लिंगी, या तो नर या तो मादा, इनमें से कोई एक पाया जाएगा, या तो नर पाया जाएगा या तो मादा। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया है सरसों, बी में दिया है पपीता और सी में दिया है अड़हुल और डी में दिया है मटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पपीता। पपीता में या तो नर भाग होता है या तो मादा, वह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 26, बी में दिया है 14, सी में दिया है 23 और डी में दिया है 18। तो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़े। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। यानी कौन सा वो जंतु है जिसके ऊपर नर और मादा दोनों एक ही जीव के अंदर समाहित होते हैं। यानी उस जीव में नर और मादा दोनों का गुण पाए जाते हैं, वह कौन सा जीव है। ऑप्शन में दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है केंचुआ, बी में दिया है मछली, सी में दिया है शेर और डी में दिया है बकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केंचुआ।
केचुआ जो है एक उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यानी मुकुलन विधि से प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन ए में दिया है ईस्ट अमीबा में, बी में दिया है ईस्ट में, सी में दिया है मलेरिया परजीवी में और डी में दिया है पैरामीशियम में। तो जो मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया होती है वह होती है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दिया है कि द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन किसमें होता है। ऑप्शन ए में दिया है अमीबा में, बी में दिया है पैरामीशिया में, सी में दिया है लिस्मेनिया में और डी में दिया है इनमें से सभी। तो द्विखंडन जो होता है वो होता है अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अमीबा। अमीबा में द्विखंडन होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है, यानी अड़हुल का फूल जो है वह किस प्रकार का है। ऑप्शन ए में दिया है द्विलिंगी, बी में दिया है एकलिंगी, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है कोई नहीं। यानी जो अड़हुल का फूल होता है उसमें द्विलिंगी यानी नर और मादा दोनों होते हैं, और बी में दिया है एकलिंगी या तो नर होगा या तो मादा, और सी में दिया है कि द्विलिंगी और एकलिंगी ये दोनों होते हैं, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अड़हुल का जो फूल होता है उसमें द्विलिंगी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, यानी जो ईस्ट है वह किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए में दिया है जीवाणु, बी में दिया है कवक, सी में दिया है शैवाल और डी में दिया है प्रोटोजोआ। तो ईस्ट जो है वह कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। उभयलिंगी का अर्थ होता है जिसमें नर और मादा का गुण दोनों पाया जाता है, उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है केंचुआ, बी में दिया है कृमि, सी में दिया है हाइड्रा और डी में दिया है मछली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मछली। मछली जो है वह उभयलिंगी जंतु नहीं है। इसमें या तो नर भाग होता है या तो मादा है। यह एक लिंगी जंतु है, इसलिए 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मछली। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग होता है, यानी जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है स्त्री केसर, बी में दिया है पुंकेसर, सी में दिया है परागकण और डी में दिया है परागकोश। तो उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, यानी ऐसा कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है घोड़ा, बी में दिया है हाथी, सी में दिया है हाइड्रा और डी में दिया है मछली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मछली। मछली जो है वह उभयलिंगी जंतु नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, यानी पुष्प के जो केंद्र में अवस्थित मादा जननांग यानी जो मादा का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है स्त्री केसर, बी में दिया है पुंकेसर, सी में दिया है परागकण और डी में दिया है परागकोश। तो उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, यानी ईस्ट जो है वह किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए में दिया है शैवाल, बी में दिया है कवक, सी में दिया है जीवाणु और डी में दिया है कोई नहीं।
तो ईस्ट जो है वह कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि पौधे में मादा युग्म कौन कहलाता है। यानी पौधे में जो मादा युग्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, बी में दिया है भ्रूणकोश, सी में दिया है बीजांड और डी में दिया है चैलेंजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वह सी है बीजांड। उसे हम बीजांड कहते हैं। पौधे में जो युग्मक होते हैं उसे हम बीजांड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि नर युग्मक कहते हैं, यानी किसे नर युग्मक कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अंडाणु को, बी में दिया है पित्तपंड को, सी में दिया है वृषण को और डी में दिया है शुक्राणु को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु को हम कहते हैं नर युग्मक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि फूल का सबसे बाहरी भाग है, यानी फूल का सबसे बाहरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पंखुड़ी, बी में दिया है अंकुड़ी, सी में दिया है पुंकेसर और डी में दिया है स्त्री केसर। तो यहाँ पर पुंकेसर स्त्री केसर आंतरिक भाग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंकुड़ी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यानी तने द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी किसी भी पौधे को जब हम उसे खंड खंड में टुकड़े में काट कर जमीन के अंदर जब उसे बोते हैं तो वह पौधे में परिवर्तन हो जाता है। उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है पुदीना, बी में दिया है हल्दी, सी में दिया है अदरक और डी में दिया है सभी। तो ये जो होता है तने में कायिक प्रवर्धन वो पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, कवक में भी होता है, यानी इनमें से सभी। राइट डी आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। यानी वह कौन सा जनन है जिसमें जनक के शरीर से जो है वह कलिका निकलती है। ऑप्शन ए में दिया है मुकुलन, बी में दिया है विखंडन, सी में दिया है अपघटन और डी में दिया है पुनर्जनन। तो मुकुलन में जो होता है कायिक निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कलिका जो है मुकुलन में निकलती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि अगला प्रश्न कह रहा है कि बीज से नवोदित पादप विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है परागण, बी में दिया है निषेचन, सी में दिया है अंकुरण और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वह सी है, अंकुरण कहते हैं उसे हम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कि पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। यानी पुरुष का जो है मैथुन अंग कौन है। ऑप्शन ए में दिया है प्यूरुस, बी में दिया है ग्लांस और सी में दिया है वल्व और डी में दिया है सिकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी सिकन को हम मैथुन अंग कहते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने जीके इस ऑब्जेक्टिव सीरीज की मदद से अपने जो है ऑब्जेक्टिव को तगड़ा बनाएं ताकि आने वाले परीक्षा में वह अच्छे स्कोर बना सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।